हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक के चार्जेज एंड फील्ड को। पिछले वीडियो में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिए, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है से Q, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? 1/4πε0 टाइम्स Q1 बाई इसके बीच का जो डिस्टेंस है R²। यदि इस फोर्स को हम यहाँ से हटा लें तो क्या यहाँ रह जाता है? इस पर फोर्स तो लग रहा है इस चार्ज की वजह से, लेकिन यदि हम इस फोर्स को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, इसको यदि हम हटा लें तो यहाँ क्या बच जाता है? यहाँ कुछ तो बच जाता है। और यदि मान लीजिए ये हमें चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है और हम ऊपर से टेस्ट चार्ज यहाँ पर ला के रख दें तो एक फोर्स वो जो है सो फील करता है। और फोर्स कितना होता है? जितना इसको डबल करेंगे तो फोर्स डबल हो जाता है, इसको ट्रिपल करेंगे तो फोर्स डबल हो जाता है। मतलब कोई चीज़ है जिसका मल्टीपल ऑफ Q1 होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डबल करेंगे तो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर यही फोर्स है, ये जो यहाँ कुछ यहाँ बच जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वह फोर्स जो एक यूनिट टेस्ट चार्ज फील करता है किसी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स experienced by ये यूनिट चार्ज में 1 कूलम का चार्ज, यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट। यहां पर हमें एज्यूम करते हैं कि ये हमेशा फिक्स रहता है, या तो हाथ से फिक्स रखिए या फिर ये जो टेस्ट चार्ज है इसको इतना छोटा रखिए कंपेयर टू Q कि ये इसके पोजीशन को इधर उधर ना कर सके, क्योंकि यदि पोजीशन इसका आगे पीछे हो गया तो डिस्टेंस चेंज कर जाएगा और तब जो है इस पॉइंट पर P पॉइंट पर जो है फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा Q1 वो चेंज हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर हमारा एजम्पशन है कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q1, ये does not alter the position of जो मेन चार्ज है Q। यह कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि या तो Q को जो है Q इज हेल्ड फिक्स्ड, किसी चीज की वजह से इसको फिक्स रखे हुए हैं, या फिर स्मॉल Q1 जो टेस्ट चार्ज है इज वेरी स्मॉल, इज मच स्मॉलर देन Q। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन किए हैं F/Q1, मतलब ये क्वांटिटी F/Q1 टोटल क्वांटिटी एक्सेप्ट Q1 टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं O Q1, ऐसे नहीं, यहाँ से जो डिफाइन किए हैं, लेकिन Q1 बहुत छोटा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है F/Q1, लेकिन Q1 को बहुत छोटा होना पड़ेगा ताकि ये इसके पोजीशन पर चेंज ना लाए, और पोजीशन पर चेंज नहीं आएगा तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा। Q1 टेंड्स टू 0। तो एक तरीका ये है कि फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है टेस्ट चार्ज के द्वारा, वो पर यूनिट चार्ज के द्वारा, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यदि हमारे पास चार्ज है तो यहाँ पर फील्ड हमेशा है, ऑल द टाइम। ये चाहे टेस्ट चार्ज यहाँ रहे या ना रहे, टेस्ट चार्ज यहाँ रहेगा तो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, यहाँ नहीं रहेगा तो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब ऐसा यहाँ पर क्या कर दिया इसने, इस Q ने जो है, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, इसने जो है सो क्रिएट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा इसने क्या कर दिया है कि जब भी इसको यहाँ लाते हैं तो फोर्स वो जो है सो एक्सपीरियंस करता है।
तो ऐसा उसने कुछ करके रखा है, राइट। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं यहाँ पर, आफ्टर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P, क्या होता है? पहला ये होता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है Q1 कहते हैं इसको, Q1 ये जो है सो इंटरेक्ट करता है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्मॉल Q ने उधर लगाया है इस P पॉइंट पर, उस फील्ड से जो है इंटरेक्ट करता है, और इस फील्ड से जब इंटरेक्ट करता है उसके बाद में देन Q1 एक्सपीरियंसेस फोर्स। सो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स का, जैसे दो पार्टी, एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो है सो कैसे लग रहा है? सबसे पहले जो टेस्ट चार्ज हमारा है, यहाँ पर जो चार्ज यहाँ रखते हैं, वो डायरेक्टली इसको नहीं देखता है, वो क्या देखता है, यहाँ पर कोई फील्ड है और उस फील्ड के साथ में वो इंटरेक्ट करता है, और तब इसके वजह से जो फोर्स को फील करता है वो फील करता है। तो ये जो फोर्स Q की वजह से ये जो Q1 फील कर रहा है वो किसके थ्रू मीडिएट हो रहा है? थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए ही वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो फोर्स का एक्सपीरियंस है वो 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। पहला है इंटरेक्ट करो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और दूसरा है इंटरेक्ट करने के बाद में एक्सपीरियंस करो फोर्स। तो यहां पर हमने बताया कि यदि हमने ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, सोर्स चार्ज यहाँ रखे हुए हैं, तो हर एक पॉइंट पर जो है सो एक फील्ड है, राइट। और उस पॉइंट पर जब कभी हम फोर्स लाते हैं, टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो फिर एक्सपीरियंस करता है फोर्स। यदि ये इसको नज़दीक ले जाएंगे तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दूर ले जाएंगे तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड नज़दीक में ज़्यादा है, दूर में ज़्यादा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो वहाँ पर उसके पास एनर्जी है, हर एक पॉइंट पर एक एनर्जी है। जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ तो है ना, तो वहाँ पे एनर्जी है उसके पास में, और वो एनर्जी जो है वो फील्ड के रूप में है, और उसी को ये इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अब इसको डिफाइन कर ले, डिफाइन तो कर लिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो फोर्स है एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट। लेकिन इसके टर्म में क्यों हम जिस तरह से फोर्स को लिखे थे उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर देख लीजिए, ये टोटल जिसकी वन छोड़ के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय Q1, ये टेस्ट चार्ज है, और इसको हम बहुत छोटा रखते हैं ताकि ये जो है सो हिले नहीं, और दूसरा नहीं तो फिर इसी को जो है सो हम देखते हैं यहाँ पर ये F कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो टेस्ट चार्ज था Q1 बाय R², और इसको डिवाइड करते हैं Q1 से, ये है लिमिट Q1 टेंड्स टू 0। अब यहाँ Q1 रहा नहीं तो लिमिट का कोई मीनिंग नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन R की तरफ है, यूनिट वेक्टर है अलोंग R, Q बाय R²। ये हमारा डेफिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ Q R एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। इसका यूनिट्स जो है आप यहां से देख सकते हो, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। बाद में आप देखोगे इसका वोल्ट पर मीटर भी आता है, इसको बाद में दिखाएंगे। अब इसका डायरेक्शन देखें, फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर होता है। यदि हमारा जो चार्ज है सोर्स चार्ज, अब हम सोर्स चार्ज को स्मॉल से ना कह के कैपिटल कहेंगे, मैं शुरू में स्मॉल लिख दिया था, रहने दीजिए स्मॉल ही। सोर्स चार्ज जो Q है, यदि हमारा पॉजिटिव है
तो डायरेक्शन इसका किधर होगा, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इसका डायरेक्शन जो है सो रेडियली आउटवर्ड होगा, ये होगा रेडियली आउटवर्ड। और यदि चार्ज निगेटिव है तो ये होगा रेडियली इनवर्ड। ये देखिए निगेटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसकी तरफ। और यदि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज यहाँ पर है, कोई चार्ज है यहाँ पर, आप इस पॉइंट पर रहिए, इस पॉइंट पर रहिए, यदि इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि हम एक सर्किल ले लेते हैं, ये सर्किल ले लिए जहाँ पर कि हर एक पॉइंट पर जो है इसका डिस्टेंस जो है सो सेम है, आर है, आर है। तो ये हर एक पॉइंट पर जो है सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, E का मैग्नीट्यूड सेम ऑन सरकमफेरेंस। सी, तो यहां से हम, हमारे पास एक चार्ज है और इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हर एक जगह ये एक स्फीयर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम 3D में यदि देखें तो एक स्फीयर है ये, और स्फीयर जो है सेम ऑन सरकमफेरेंस नहीं, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हर एक जगह सेम है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो स्फेरिकल सिमेट्री है। एक स्फीयर के यदि चार्ज को हम सेंटर पर रखते हैं, स्फीयर के सेंटर पे, तो स्फीयर का जो सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, डायरेक्शन उसका होगा रेडियली आउटवर्ड हर जगह, लेकिन मैग्नीट्यूड हर जगह सेम मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ये स्फेरिकल सिमेट्रिक जो है, इससे बहुत सारे सवाल को बनाना आसान हो जाता है, बाद में इसको देखेंगे। स्फेरिकल सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है केवल डिस्टेंस पर, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डिफरेंट चार्जेस की वजह से कितना होता है। सिस्टम ऑफ चार्जेस, अभी तो एक चार्ज के वजह से देखें, अब एक से यदि चार्ज ज़्यादा चार्ज हो तो क्या होगा, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स में हमने देखा कि यदि हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो यहाँ पर जो एक दूसरा चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो होता है सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। और वहां पर जो था कि इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है ये इंटरफेयर नहीं करने जा रहा है, वो कहता है तुम्हें जो फोर्स लगाना है लगाओ, तुम सोच लो हम यहाँ नहीं है, तुम लगा लोगे, उसके बाद हम लगाएंगे, तुम इंटरफेयर मत करना। ये भी कहता है बिल्कुल वही काम, हम फोर्स लगाएंगे, तुम इंटरफेयर नहीं करना, तुम जब फोर्स लगा रहे हो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और तब इस पर जो फोर्सेस लग रहे थे वो था सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम इस पॉइंट पी पर निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज हटा दिए, इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो वो सारे चार्जेस जो हैं इस पर फील्ड लगाएंगे। ये बोलेगा हम फील्ड लगा रहे हैं, तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, बोले हम भी फील्ड लगा रहे हैं, तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, और ये सब जो फील्ड यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा सम ओवर ऑल द फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। सो ये हो गया सम। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इसको, पहला की वजह से जो फील्ड लगेगा, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, पहला की वजह से जो फील्ड लगा उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। दूसरा की वजह से जो फील्ड लगा उसका डायरेक्शन इधर, तीसरा की वजह से जो फील्ड लगा उसका डायरेक्शन इधर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 स्क्वायर। R1 मतलब P का डिस्टेंस, R ऐसे P1 स्क्वायर और यहाँ पर डायरेक्शन P1।
P1 लिखने का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर P इसका विद रेस्पेक्ट टू 1, जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको बाद में लिखते हैं, ये डायरेक्शन होती है। सेकेंड का Q2 R P2 स्क्वायर और ये R P2, डायरेक्शन 2 से लेकर P2 की ओर। और यदि मान लीजिए एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा तो डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा, ये उल्टा आ जाएगा, वो यहाँ पर Q की जगह पर माइनस रखेंगे तो अपने आप उसको टेक केयर कर लेगा। तीसरा Q3 P3 और P3, ये 3 तो यहाँ पर है। इसी तरह से हम सब के लिए कह सकते थे, तो यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिखें, सम ओवर QI R P पर निकालना है I से और डायरेक्शन PR इस सम ओवर। तो इस तरह से हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का सिंपल मतलब है कि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड हम जोड़ दे रहे हैं। और ये जो सम है वो वेक्टर सम है, वेक्टोरियली जोड़ा जाता है, ये नहीं कि अलजेब्रिक रूप से जोड़ देंगे। यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हैं कि वेक्टर है तो वेक्टर के रूप में जोड़ेंगे। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मान लीजिए सूरज पर कोई चार्ज है, वहां पर चार्ज है ना, आप आए दिन सुनते रहते हो सोलर फ्लेयर आया, अब इलेक्ट्रॉनिक सामानें काम नहीं करेंगी। तो वहां पर जो चार्ज है वो क्या करता है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक्चुअली यूजुअली यदि चार्ज मूव करता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेट करने पर। मूव यदि करेगा तो नहीं करता है। जो चार्ज यदि एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सो प्रोड्यूस करता है। तो सूरज पर भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चार्ज वहां पर निकल रहा है, दौड़ रहा है और एक्सेलरेशन में है। तो यहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो जो प्रोड्यूस करता है, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने का स्पीड का एक लिमिट तय है। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक दुनिया में कोई भी चीज, चाहे मटेरियल पार्टिकल हो, मटेरियल हो या फिर वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, साउंड वेव, कोई भी वेव की बात कर लो, कुछ भी, वो साउंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका एक लिमिट है, ये इसीलिए स्पीड से आता है, लाइट भी इसी स्पीड से आता है। तो उस स्पीड से वो धरती पर आएगा, आने में 8 मिनट लगेगा। तो वहाँ जो कुछ भी इंसिडेंट अभी हुआ है, या धरती पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, खराब होंगे, काम नहीं करेंगे, वो 8 मिनट के बाद में होंगे। ये जो डिले वगैरह होता है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैप्चर करता है। फिर वहाँ पर मान लीजिए कुछ देर के लिए ठीक से चला तो इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ देर के लिए ठीक रहेगा, फिर वहाँ पर स्टॉर्म आया, वहाँ कुछ देर के लिए काम नहीं करेगा। तो ये सारे जो है सो इसी में है। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको जाने में टाइम लगता है, पहुंचने में टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह। नज़दीक में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यदि डिस्टेंस ज़्यादा हो तो टाइम का पता चलता है। और जिस तरीके से वो चार्ज जो है बिहेव कर रहा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, वो चेंज यहाँ भी होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आया ही फैराडे के द्वारा, और फैराडे ने इसके लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। लेकिन बाद में लोगों ने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहना ही ज़्यादा बेहतर समझा, फोर्स लाइन कहा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। तो इसको दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कम है, और डायरेक्शन किधर है? तो ये काम हम कर सकते हैं, उसको लाइन से दिखा सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है,
यहाँ और थोड़ा कम है, यहाँ और थोड़ा कम है, ऐसे दिखा सकते हैं। डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी दिखा रहे हैं। ये सभी जो दिखा रहे हैं वो किस तरह से दिखा रहे हैं हर एक जगह। अब हम हर जगह ही बनाने वाले हैं, हर जगह। आप इसको देख के बता सकते हो यहाँ पर तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, एरो मार्क लेंथ बड़ा है और एरो मार्क उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है, यहाँ कम है, ऐसे ऐसे। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहे हैं, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यदि यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो उसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड उसका दिखा रहा है। लेकिन ये बड़ा कम्बर्सन है, ये डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है। इसके जगह पर क्यों ना हम ऐसा लिखें, एक यहाँ पर रख लें और हर जगह एक लाइन केवल खींचते हैं और केवल इंड में जो है सो हम डायरेक्शन बता दें। और अब यहाँ पर जो है हम डायरेक्शन तो हमें पता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, P पर देखें और Q पर देखें, कहाँ पर ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा देखने के लिए क्या है कि हमें देखना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर जो है सो देखिए कि उसका डेंसिटी कितना है, नंबर ऑफ लाइंस का, कितना नंबर ऑफ लाइंस इस पॉइंट से होकर क्रॉस कर रहा है। यहाँ ज़्यादा कर रहा है, यहाँ कम कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर ज़्यादा करेगा और यहाँ पर जो है सो ये पतला होते जा रहा है। जैसे जैसे दूर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो और जो है सो ये लाइन एक दूसरे से दूर होता चला जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी रेयर हो जाता है, ये लाइन जो है बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर ज़्यादा है डेंसिटी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो वही हमें बता देता है। यदि फील्ड ये जो लाइन है वो ज़्यादा डेंस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ज़्यादा डेंस नहीं, रेयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और डायरेक्शन तो ऐसे दिखा रहे हैं। तो E जो है वो प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यदि हम ऐसा बात करें कि हम एक यहाँ पर चार्ज रख दिए और एक हम सॉलिड एंगल देखें, ये सॉलिड एंगल है। ये सॉलिड एंगल क्या है? आप आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम जब खाते हैं, ये कोन वाला आइसक्रीम है, इस पर और भी आइसक्रीम है, यहाँ पर रखो आपका। तो ये कॉर्नर है यहाँ पर, ये देखिए एक एंगल जैसा है, लेकिन ये 3D एंगल हो गया, ये 3D एंगल हो गया। इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। और ये 3D जो सॉलिड एंगल है, इसको हम डेल्टा ओमेगा दिखाएं, कैपिटल ओमेगा। तो ये होता है इसका एरिया, यहाँ पर जो भी एरिया है इसका डेल्टा एस, और ये जो डिस्टेंस तो हर जगह सेम है, कहीं भी लीजिए ये डिस्टेंस सेम है, वो डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? ये 2D में होता है प्लेन एंगल, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस L और R होता है। यदि हम प्लेन एंगल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। देखिए कोई डायमेंशन नहीं है, L/R। लेकिन सॉलिड एंगल की बात करें तो वो होता है डेल्टा S/R²। और यही आइसक्रीम, जब भी सॉलिड एंगल की बात आपको सुनाई पड़े तो आप आइसक्रीम को याद कीजिए। आइसक्रीम का जो कोन वाला आइसक्रीम, सब आइसक्रीम नहीं, कोन वाला आइसक्रीम, और इसके स्टिक पर यहाँ पर जो एंगल आपको नजर आएगा, सोचिए कम कि वो एंगल किस तरह से चारों तरफ जा रहा है, वो है सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर वही सॉलिड एंगल हम देख रहे हैं, डेल्टा ओमेगा है। और हम अब दो आइसक्रीम समझ रहे हैं, एक आइसक्रीम को कट है यहाँ पर और एक आइसक्रीम को कट है यहाँ पर। इसका एरिया है डेल्टा S1 और इसका एरिया है डेल्टा S2। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, P1, और यहाँ पर कोई पॉइंट P2। अब देखिए जरा सा कि नंबर ऑफ लाइंस जो यहां से होकर गुजर रहा है वो कितना है। जो भी लाइन, नंबर ऑफ लाइन यहां से गुजर रहा है, इधर से जितना यहां से गुजरा उतना यहां से भी गुजरेगा। क्योंकि मान लीजिए एक सबसे जो दो एक्सट्रीम लाइन नंबर ऑफ लाइन्स है वो ये वाला है, इधर से गुजर गया, इधर से गुजर गया, और इसके बीच में बहुत सारे लाइन जो है सो गुजर रहे हैं। जो इधर से गुजरेंगे वो इधर से भी गुजरेंगे, जो इसको क्रॉस किया है वो इसको भी क्रॉस करेंगे।
केवल फर्क इतना है कि अब ये रेयर हो गया यहाँ पर, लेकिन ये अभी डेंस ही है। लेकिन नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करें, यदि हम यहाँ से गिनना शुरू करें, देखिए ये जिसका जो सर्कमफेरेंस है उससे होकर जो भी पास कर रहा है लाइन वो एक्सट्रीम लाइन है, उसके बाद में जो पास करेगा वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो इसको टच कर रहा है वही इसको टच कर रहा है, ये सर्कमफेरेंस वाला, और उसके बीच में जो है उसके बीच से भी निकल रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रहा है यहाँ पर P1 पर इस एरिया से होकर, वही नंबर ऑफ लाइन पास कर रहा है इस एरिया से होकर यहाँ। नंबर ऑफ लाइंस, कौन सा लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing from delta S1 is equal to number of lines passing through delta S2। अब यदि हम एक डेंसिटी निकाल लें इसका, सरफेस डेंसिटी ऑफ लाइंस एट P1 और सेम चीज एट P2 हम निकाल रहे हैं। अब ये जो लाइन है यहाँ से जितना पास कर रहे हैं, मान लेते हैं n लाइन यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो उसका डेंसिटी क्या है, सरफेस डेंसिटी, मतलब पर यूनिट एरिया कितना लाइन यहाँ से पास कर रहा है। तो पहले n लाइन पास कर रहा है और एरिया कितना है, एरिया है डेल्टा S1, यहाँ पर सेम एरिया है डेल्टा S2। और यदि हम इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर सॉलिड एंगल, तो देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये एरिया कितना हो गया, सॉलिड एंगल डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन आर यहाँ R1 होगा, यहाँ R2 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक हम इसको R2 कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि ये जो सरफेस डेंसिटी है लाइन का वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए। तीसरा पॉइंट भी लेंगे तो उसके लिए भी ये कांस्टेंट हो गया, केवल 1/r1 स्क्वायर 1/r2 स्क्वायर ऐसे चल रहा है। तो ये जो सरफेस डेंसिटी है लाइन का एट P वो जो है सो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। इसका मतलब सरफेस डेंसिटी जो लाइन का है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लें डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसे कि यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो जो लाइन यहाँ पर बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कैसा होगा, इस तरह से चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। और यदि हमने यहाँ पर एक माइनस चार्ज ले लिया, ये तो प्लस चार्ज था, तो कैसा जाएगा, तो ये इनवर्ड जाएगा। ये तो गलत हो गया, रेडियली रहेगा ऐसे। और यदि हमने अब दो चार्ज को, ये सभी अलग अलग है, इन्हें के साथ में है सो नहीं। अब यदि हमने दो चार्ज को नजदीक में लिया है, यहाँ पर दिखाते हैं, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। ये प्लस चार्ज हुआ और ये माइनस चार्ज हुआ, अलग कलर से दिखाएंगे। अब हम क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो फील्ड है ये दोनों आसपास में है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये प्लस से होकर सीधे माइनस इसमें जाएगा, यहाँ से निकल कर इसमें जाएगा, यहाँ से इसको निकल के इस तरह से जाएगा, इसमें इस तरह से जाएगा। ऐसे जाएगा और बहुत दूर से इसमें इधर से आएगा
इधर वाला तो सीधे निकल जाएगा, यही इन्फिनिटी से होके वापस इसके पास आएगा। और इधर वाला जा रहा है, इधर से ये आ रहा है, इधर जा रहा है तो इधर से ये आ रहा है, वैसे इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। ये कैसे दिख रहा है? ये बिल्कुल तितली की तरह दिख रहा है। ये तितली की तरफ दिख रहा है। इधर जो है इसका माउथ हो गया, देखिए यहाँ से ये इधर जो माउथ हो गया और इधर इसका टेल हो गया और ये विंग्स हो गया। ये हो गया तितली, बटरफ्लाई। इस पर हम अभी वापस फिर आएंगे, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं दोनों यदि प्लस चार्ज रहता है तो क्या होता है। ये दोनों ही प्लस चार्ज है तो क्या होता है, इधर से तो ये चला जाता, इधर से भी चला जाता, इधर से जाने की कोशिश करेगा तो इधर से निकल जाएगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस तरह से चला जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे के ऊपर काटता नहीं है, नहीं उसको इंटरसेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि इधर से आया और इसके साथ मिल गया, यहाँ भी नहीं काट रहा है, यहाँ पर प्लस से निकल के माइनस में जा रहा है, लेकिन काट नहीं बनेगा। दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्या होगा यदि इंटरसेक्ट करेगा तो? कौन से रोकता है इंटरसेक्ट करने से? यदि यहां पर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ऐसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इस पॉइंट पर जो है डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। यदि उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज ला कर रख देंगे तो इस पर यदि आप टेस्ट चार्ज ला कर रख दो, इस ऐसा सिचुएशन होगा तो बोलेगा इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, पूरे कंफ्यूज हो जाएगा। और कंफ्यूजन में नहीं होता है नेचर, राइट? नेचर जो है सो डिसाइड कर लिया है किसको किधर जाना है, सब कुछ फिक्स्ड है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस करने पर जो है यहाँ पर डायरेक्शन जो है सो डिफाइन नहीं है। डायरेक्शन किधर है पता ही नहीं। यदि टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, इधर जाऊँ उधर जाऊँ किधर जाऊँ, इसलिए ऐसे संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर गैप बना रहा है, यहाँ पर जो है खाली जगह लग रहा है और भी नज़दीक से निकल जाएगा, ऑलमोस्ट टच करेगा ऐसे, लेकिन टच नहीं होगा। तो इस तरह से ये दिखा रहा है। एक और दिखाते हैं। यदि यहाँ पर जो चार्ज है, अभी तक हमने जो चार्जर रखे थे वो था सभी सेम चार्ज, क्यू, ये भी क्यू, ये माइनस, ये भी क्यू, क्यू और माइनस क्यू ऐसे चार्जेस थे। लेकिन यदि यहाँ पर हम रखे 10 क्यू और एक माइनस क्यू स्मॉल क्यू, तो क्या होगा? तो होगा कि इसका इफेक्ट ज़्यादा है, इसका इफेक्ट कम है। आप सोच सकते हो एक तो क्यू यहाँ से ले लेंगे और जो ऊपर वाला बटरफ्लाई वाला था वैसा हल होगा। लेकिन ये बाकी जो 9 है वो क्या करता है? अकेला 9 क्यू जो है वो इसकी तरह है ना, ये देखिए, ये क्यू है, ये माइनस क्यू, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 9 क्यू है और ये अकेला क्यू की वजह से जो कुछ भी आ रहा है, तो शुरू में तो इधर थोड़ा सा जाएगा, बहुत थोड़ा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है सो इस तरह से निकल जाएगा। और यदि हम दूर से देखें, दूर से यदि हम जाकर देखें, ये इधर से आना चाहता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं आना चाहता है, लेकिन इस बाकी 9 क्यू का इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि थोड़ा ही दूर यहाँ से जाएं तो ये हमें बिल्कुल लगेगा कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरह है, 9 क्यू जो है उसकी तरह है। तो ये जो है सो 10 क्यू डोमिनेट्स और बटरफ्लाई गायब, नो बटरफ्लाई नजर आएगा, ये बिल्कुल नजर आएगा नो बटरफ्लाई इफेक्ट, ये बिल्कुल आएगा, लगेगा एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज
और वो हो गया। यदि 10Q हटाकर यदि आप 2Q भी रख देंगे तो भी AQ का जो इफेक्ट है उसको दूसरा जो AQ बचा हुआ यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर हम रखे हैं 2Q और यहाँ रखे हैं 1 -Q, तो इसको AQ और AQ जो बटरफ्लाई बनाता है और एक Q जो बच गया वही इसको उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। और इसके जितना नज़दीक में नहीं लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा दूर जाने पर ये बटरफ्लाई इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और नज़दीक में थोड़ा सा रहेगा कुछ भी, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वापस आते हैं इस बटरफ्लाई पर। इसका एक स्पेशल नाम है, यहाँ पर +Q और -Q को रखे हुए हैं, तो इसको कहते हैं डायपोल। इसको डायपोल कहते हैं और डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बाद में इस पर आएंगे। अब हम दूसरा चीज़, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो है सो डिफाइन किया, तो एक दूसरा चीज़ फिर डिफाइन करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या है? अब मान लीजिए आपके पास एक पाइप है पानी का, और यहाँ पर आपने कोई खिड़की है, मान लीजिए इस तरह का खिड़की है, और खिड़की के उस साइड में आपको पानी फेंकना है, तो इससे आपने जो पानी फेंकना शुरू किया और इससे अगर पानी सब इससे निकल गया, ये ठीक से बना नहीं, इससे पानी डाले इधर से निकल गया, पानी डाले इधर से निकल गया, पानी डाले इधर से निकल गया। ये जो रिंग है या खिड़की जो है, जो भी है, इस रिंग से होकर पर सेकंड जो पानी निकल रहा है उसको कहते हैं पानी का फ्लक्स, वाटर फ्लक्स जो है। ये है वाटर फ्लोइंग थ्रू ये रिंग ऑफ एरिया, मान लीजिए कुछ कहिए एरिया ΔS पर यूनिट टाइम। इसको आप कह सकते हो V टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स ΔS। क्या हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशन देखिए मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर और मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, तो ये वॉल्यूम जो है सो वाटर फ्लोइंग, ये वॉल्यूम पर सेकेंड जो जा रहा है उसको कहते हैं फ्लक्स। लेकिन यदि आप इसको जो है सो सीधा खिड़की को न रख के थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए इस तरह से, और ये जो लाइट इस पर जो आप पानी जा रहा है वो उतना नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और यदि इसको 90 डिग्री पर हम ऐसे मोड़ दें इस तरह से, तो कुछ भी नहीं जाएगा, इधर मिलेगा कुछ भी नहीं जाएगा इससे, तो फ्लक्स जीरो हो गया। ये 90 डिग्री रहने पर फ्लक्स जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, और 0 डिग्री रहने पर फ्लक्स जो है मैक्सिमम है। जीरो डिग्री मतलब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो 0 डिग्री का मतलब है कि प्लेन जो है, रिंग का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है V, तब इसके एंगल को हम 0 डिग्री कह रहे हैं। ये जो एरिया है इसको हम एरिया वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। एरिया जो है उसको हम एरिया वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं ΔS। इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो इसका जो भी एरिया है वो है, और डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ΔS। ये जो हमारे पास एरिया है, ये जो प्लेन है इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का। अब परपेंडिकुलर दो तरह से हो सकते हैं। परपेंडिकुलर या तो हमारी तरफ या तो हमसे दूर जाता हो। मान लीजिए ये स्क्रीन के प्लेन में है तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर आप हमारी तरफ, जिसको ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर हमसे दूर जाता हुआ जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये इनटू द प्लेन, इनटू, और ये है टुवर्ड्स मी या आउट ऑफ, ये आउट ऑफ प्लेन, इनटू द प्लेन, अंदर जा रहा है। एक प्लेन लीजिए उसको दिखाएगा अंदर जा रहा है और ये अपनी तरफ आ रहा है। तो ये दो डायरेक्शन हो सकते हैं। अब कौन सा डायरेक्शन चूज किया जाए एरिया वेक्टर के लिए? यदि हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है,
क्लोज सरफेस की यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्यूब है, राइट, और ए क्लोज है, राइट। इसमें देखिए कितने सरफेस हैं, 6 टू सरफेस है, प्लेन सरफेस। तो मान लीजिए हम इधर वाला जो सरफेस का बात करते हैं, इधर वाला लेफ्ट वाला, तो इसका एरिया किधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमारे लेफ्ट तरफ होगा। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो प्लेन है, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेन है, इसका हम बात करते हैं, तो उसका एरिया किधर होगा, आउटवर्ड, उधर। मतलब ये हमेशा जो है क्लोज सरफेस में जो एरिया है हमेशा बाहर की तरफ जाता है, एरिया के अंदर नहीं घुसता, बाहर जाता है। क्लोज सरफेस में ऑलवेज आउटवर्ड। ये डायरेक्शन होता है। तो ये था पानी के बारे में बात कर रहे थे। हमें जो फ्लक्स बताना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बिल्कुल उसी पानी की फ्लक्स की तरह ही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या जाएगा, पानी में तो पानी के फ्लक्स में तो पानी जाता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे। इलेक्ट्रिक जो है फील्ड लाइंस जो है वो पास करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई एरिया रख दिया ऐसे, और इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं, इधर से निकल गए। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हम बात कर रहे हैं उसी की तरह बात कर रहे हैं। ये जो फ्लक्स है उसको फाई से डिनोट करें तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट प्रोडक्ट डेल्टा एस, बिल्कुल वैसे। यदि अब यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स एस जो है सो इसके साथ पैरेलल है, मतलब कि ये जो प्लेन अभी हम बताएं एरिया फैक्टर जो है उसका डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। और वो और ये दोनों यदि सेम हो डायरेक्शन में तो मैक्सिमम जो है सो लाइन इससे होकर क्रॉस करेगा और तब फ्लक्स जो है सो मैक्सिमम होगा। तो ये फ्लक्स है। और यदि आप इसे देखें तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा कर सकते हैं। यदि ये जो है एरिया प्लेन के डायरेक्शन में है, एरिया का प्लेन यदि प्लेन के डायरेक्शन में है तो उसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा। यदि एरिया जो है पैरेलल है, एरिया प्लेन ऑफ एरिया वो पैरेलल है ई की, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो होता है जो इसका एंगल है, एरिया वेक्टर का जो एंगल है उसके अपने प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अभी उसका जो प्लेन है ई के डायरेक्शन में, ई के साथ कितना बड़ा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और तब जो है सो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ भी पास नहीं करेगा, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकता। आप ये इमेजिन करके देखिए कि आप अपना हाथ लीजिए और हाथ को जो है सो अपने मुंह के पास ले जाइए और उसमें फूंक मारिए, पूरा फील कर रहा है, राइट। अब हाथ को 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, फूंक मारिए, केवल आपका फ्रंट का जो फिंगर है वही फील करेगा। लेकिन मान लीजिए यदि आप हाथ जो है सो खाली होता अंदर से तो फूंक इधर से निकल नहीं सकेगा, जब परपेंडिकुलर रहेगा तब, लेकिन इधर से फूंक निकल सकता था। तो यहाँ से यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकलना है, जितना किसी एरिया से होकर गुजर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही उसका फ्लक्स है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो गुजर रहा है एक किसी पर्टिकुलर एरिया से, वही फ्लक्स है यहाँ पर। तो पानी के फ्लक्स में क्या था, क्या गुजर रहा था, वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम, कितना पानी का वॉल्यूम गुजर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से, वो उसका फ्लक्स है पर सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड की बात नहीं होती, यहाँ सिंपली बात होती है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रहा है, वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बड़े काम की चीज है। अब यदि ये फ्लक्स की हम बातें करें, एक से ज़्यादा चार्जेज हो तब, एक से ज़्यादा चार्जेज नहीं, अभी तो ये शेप था, बढ़िया सा शेप था, लेकिन अब यदि शेप जो है सो बढ़िया ना होकर टेढ़ा मेढ़ा शेप है, आलू की सोच लीजिए, आलू की तरफ का एक शेप है, आलू जैसा है पोटैटो, और वो भी गोल वाला नहीं, पोटैटो, एक तो पोटैटो है। अब यहाँ पर जो है सो इधर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रख दिए हैं, कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस पर गुजर रहा है इधर से। अब हमें निकालना है फ्लक्स, कैसे निकालेंगे फ्लक्स, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा एरिया डेल्टा एस कहते हैं, ठीक है, और वहां से कितना पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको डेल्टा एफ कहते हैं, वो हो जाएगा डेल्टा एस ई डॉट डेल्टा एस।
ये हो गया फ्लक्स यहाँ से जो पास किया, और टोटल फ्लक्स क्या पास करेगा इससे, इसी को हम सम करेंगे। यहाँ से जो फ्लक्स पास कर रहा है, यहाँ से जो फ्लक्स पास कर रहा है, यहाँ से जो फ्लक्स पास कर रहा है, बहुत सारा है ये हमारे पास, ऐसे छोटे छोटे जो एरिया है, वो सबको ऐड करना है मुझे, सबको ऐड करना है, तो सम कर दिए ई डॉट डेल्टा एस। तो यही है, यदि डेल्टा एस को हम बहुत छोटा ले लें, एकदम छोटा 0, तभी फाई एग्जैक्ट हो जाएगा। लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 सम ई डॉट डी एस। और आप याद कीजिए कैलकुलस को, यदि ये लिमिट जो है डेल्टा एस जो चेंज है वो बहुत छोटा है, तो समेशन क्या बन जाता है, इंटीग्रल। समेशन और इंटीग्रल में क्या फ़र्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। समेशन में ये बड़ा रहता है और रहता है ये जो डेल्टा एस है, और इंटीग्रल में वो एकदम एक छोटा होता है, वो 0 हो जाता है। तो हम उसको कह सकते हैं ई डॉट डी एस। यही फार्मूला हम हमेशा यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम चाहें तो यहाँ पर ई दे सकते हैं, बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो हम बी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आपकी मर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इससे होकर जा रहा है। यदि क्लोज सरफेस हो जाए तो हम इसको क्लोज यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस। और यदि क्लोज सरफेस है, मतलब जैसे आलू का बात कर रहे थे, वो क्लोज्ड सरफेस है, 2D नहीं है 3D वाला है, तब पूरा का पूरा एरिया निकालना हो यदि हमें पूरे, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये कहने का मतलब है क्लोज सरफेस, इसका मतलब हुआ क्लोज सरफेस। जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है हमारा, और यहाँ पर जो बीच के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, राइट। अब हम यदि इस स्फीयर को जो है कितना फ्लक्स पास कर रहा है थ्रू स्फीयर, वो यदि हम जानना चाहे तो क्या कहेंगे, ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस। ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है, क्लोज सरफेस का मतलब यहाँ पर आ गया स्फीयर। ये स्फीयर का जो सरफेस से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, वो है ई डॉट डी एस। अब आप वापस आते हैं बटरफ्लाई पर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम बटरफ्लाई कह रहे हैं, दो चार्जेज हैं, और ये दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 2a कहते हैं। इसका सेंटर है यहाँ पर, सेंटर को O कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसका, एक ये इधर और एक ये इधर। ये जो A है या उसके बीच का जो डिस्टेंस है, वो हमारे जो कामकाज का डिस्टेंस से बहुत कम होना चाहिए। जहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं, जहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं और फील्ड को, फोर्सेस वगैरह जो मेजर करते हैं, उससे कम रहना चाहिए, तब इसको कहते हैं डायपोल। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सम ऑफ चार्जेस हैं वो कितना है, एक Q और एक माइनस Q, 0। ठीक है, तो 0 है, 0 चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसके दूर आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूर जाएंगे तो यही बात सही होने लगता है। आप इससे थोड़ा दूर चले जाइए तो ये बहुत तेजी से गिरता है, बहुत तेजी से कम होने लगता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो एक पॉइंट P पर जो है वो 0 नहीं। और जो इससे भी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हाईली डायरेक्शनल है। इसके पहले हमने एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पर वापस आते हैं। ये देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहे थे, ये देखिए ये डायरेक्शनल नहीं है, ये मतलब कि ये जस्ट रेडियली आउटवर्ड है, राइट। एक ही डायरेक्शन है, बोरिंग है। ये रेडियली इनवर्ड है, एक ही डायरेक्शन है, कोई चेंज नहीं आ रहा डायरेक्शन में, इनवर्ड। ये भी बोरिंग है। दो ठो यदि ये चार्ज ले लेते हैं तो नजदीक में थोड़ा सा कुछ एक्जॉटिक जैसा है, लेकिन बाद में दूर में R थोड़ा सा जो है मच ग्रेटर देन ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D, वहां पर यदि हम चले जाएं तो फिर बोरिंग हो जाता है। ये रेडियली आउटवर्ड।
पता ही नहीं चलेगा कि एक से आ रहा है या दो से आ रहा है, लगेगा कि ये दोनों जो चार्जेस हैं इसके डबल मान लीजिए 2q ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इस डिस्टेंस पर देखिए और इसको देखिए, फर्क बिल्कुल नहीं कर सकते, पता यहाँ पर जो है सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, 2q के यहाँ पे ले लेते हैं और ये मान लीजिए 5 मीटर पर देखते हैं डिस्टेंस पर, यहाँ भी 5 मीटर डिस्टेंस पर जाकर देखिए, कोई फर्क पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि यहाँ पर 2q वाला है कि ये अलग अलग 5q वाला है। केवल ये कंडीशन होना चाहिए, ये 5 मीटर इससे ज़्यादा होना चाहिए, मान लीजिए ये जो है सो 1 सेंटीमीटर है, तो आप इसको नहीं बता सकते। लेकिन जब आप डायपोल में आएंगे यहाँ पर, तो इसमें जो है आप दोनों का जो सम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0 नहीं रखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं रखिए और वहाँ पर देखिए, उससे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो है इस तरफ तो जो है इसके आसपास में वो तो रेडियली आउटवर्ड है या इनवर्ड, जो है एक तरफ इनवर्ड एक तरफ आउटवर्ड है, मुंह इधर है इसका ना, तो मुंह तरफ ये जो ये एक्सिस है वहाँ पर ऑलमोस्ट रेडियली आउटवर्ड है, ऑलमोस्ट रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पर रेडियली टेल के पास में, केवल टेल के पास में रेडियली इनवर्ड है। लेकिन इस एरिया में यहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन धड़ाम चेंज करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज कीजिए डायरेक्शन बहुत चेंज हो जाता है, ह्यूज चेंज। ये रेडियली आउटवर्ड नहीं है, ह्यूज चेंज इन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन इसका बहुत तेज चेंज करता है। ये दोनों के बीच में रखिए माइनस प्लस, तो ये देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, यहाँ ऐसे हो गया, पूरा चेंज करता है। तो यही इसका इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बटरफ्लाई कर रहे हैं। ये मुंह हो गया, ये टेल हो गया और इसका विंग हो गया, और ये बहुत तेजी से जो चेंज कर रहा है यहाँ पर इसका डायरेक्शन। लेकिन इधर फिर वही बोरिंग हो गया, इधर जो है सो बोरिंग हो गया कि इसके आस ये जो माउथ है या टेल के पास में ये ज़्यादा चेंज नहीं करता है, लेकिन इधर जैसे जैसे ये इसके बीच में जाएंगे बहुत चेंज करता है। यही है डायपोल। अब यहाँ पर हमने बताया आपको कि यदि दोनों का सम जो है सो कितना है, 0 है, तो हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आना चाहिए। एक्चुअली यदि आप बहुत दूर चले जाओगे तो ये यहाँ पर जो है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाता है वो प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब की, मतलब बहुत तेजी से घटता है, जैसे जैसे r बढ़ेगा वो घटेगा। यदि एक अकेला चार्ज होता है तो यहाँ उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट P पर वो कैसे वैरी करता है, 1/r², अकेले चार्ज की वजह से। 2 चार्ज रख दीजिए प्लस प्लस, तो ये भी 1/r²। 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, सब जैसे मर्जी है वैसे रखिए, लेकिन बहुत क्लोज में रखिए, तो सबका सम के वैल्यू के बराबर, लेकिन वो तो कांस्टेंट रहेगा, 1/r² ही वैरी करेगा। लेकिन इस स्पेशल केस में यहाँ पर यदि एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है तो ये 1/r³ के रूप में डिक्रीज करता है, मतलब बहुत फास्ट जो है सो डिके होता है इसका। तो इसका बहुत फास्ट डिके है। अब इसके साथ में यदि हम चाहें एक कोई प्लस वाला ला कर रखते हैं, एक हमारा डायपोल यहाँ पर है, तो इसको हम डायपोल है, और उसको बताने से पहले हम थोड़ा ये बता देना चाहते हैं कि डायपोल का एक हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहें, क्योंकि डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक का भी होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो जस्ट डायपोल मोमेंट कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट जो है उसको P से डिनोट करते हैं, वो होता है ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सो 2a टाइम्स चार्ज, चार्ज दोनों का सेम है, और डायरेक्शन -2 प्लस -q 2 प्लस q। होता क्या है कि आप मान लीजिए किसी डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ये जो आपके पास डायपोल है यहाँ पर -q और +q, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं एक डिस्टेंस r, राइट, P पर बैठे। आप क्या कीजिए, q को डबल कर दीजिए और डिस्टेंस आधा कर दीजिए, ताकि a वाला जो है सेम रहे। q को डबल कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया, t चेंज नहीं।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ना डायरेक्शन चेंज होगा ना फील्ड चेंज होगा, कुछ नहीं। इस तरह से इसको वेरी कीजिए कि ए जो है सो चेंज नहीं हो, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अच्छा, आप मान लीजिए ऐसा कीजिए कि क्यूब को एकदम छोटा कर दीजिए, 100 गुना छोटा कर दीजिए और 100 गुना ये इसके बीच का डिस्टेंस बड़ा कर दीजिए, तो क्या होगा? तो भी एग्जैक्टली सेम होगा, प्रोवाइडेड ये आर जो है सो 2a से बड़ा हो तब भी। ऐसा ना कीजिए कि आर को ही ए बना दीजिए, आर को जो है ए को जो है सो r/2 कर दीजिए, तो इसके एक यहाँ पर आ जाएगा चार्ज और एक रहेगा वैसे दूर पे चार्ज। आप उसके बाद में बोलोगे क्या अब भी यहाँ पर फील्ड वही रहेगा जो ये पुराना केस में था? जब पुराना केस में क्या था, ए था 1 और क्यू था 1, और नया केस में क्या है, ए है 100 और क्यू है 1/100। पी तो रहा सेम, लेकिन अब आ गया है एक चार्ज यहाँ पर और एक चार्ज उधर है, तो क्या यहाँ पर फील्ड वही रहेगा? नहीं, तब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं कि ये इसका जो फील्ड है वो डिपेंड करता है केवल क्यू पर नहीं बल्कि उसके प्रोडक्ट पर। पी जब तक सेम है वहाँ फील्ड सेम रहेगा। ये हमारा स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब ये आर मच ग्रेटर देन 2a है। इसीलिए हम जब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो कहते हैं कि भाई देखो उसके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसके कंपेयर में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जैसे पी पर जहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पॉइंट से डाइपोल का जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में उसके बीच का जो डिस्टेंस है, डाइपोल का जो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस, वो बहुत कम होना चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि इसको तुम्हें जैसे वेरी करना है करते रहो, लेकिन फील्ड यहाँ चेंज नहीं होगा, ना ही डायरेक्शन में ना ही मैग्नीट्यूड में। तो ये था इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम ये बताने जा रहे थे कि मान लीजिए आपके पास ये डाइपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है 2a है। यहाँ पर हम जो है सो ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज लेके बैठे हुए पी पॉइंट पर। अब क्या किए, इसके पास में हमने एक जस्ट कोई चार्ज ला कर रख दिए कहीं भी इसके आसपास में, प्लस क्यू का चार्ज ला कर, प्लस क्यू 2q का रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, इससे क्यू भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, तो ये 2q जो है, इस 2q की वजह से यहाँ पर जो फील्ड है इसको डाइपोल को d कहेंगे। ये डाइपोल की वजह से जो फील्ड है वो जाता है 1/r3, अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि 1/r3 होता है, और इसके वजह से जो पॉइंट पार्टिकल है उसके वजह से जो चार्ज है वो जाता फील्ड है वो जाता है 1/r²। कौन विन करेगा? ये जो है सो बड़ा है ईडी से, ये आर जो है जैसे जैसे बड़ा होगा ये घटते जाएगा ना, और घटने का रेट किसका ज्यादा है? डाइपोल वाला का, ये डी वाला का 1/r3। आर को डबल करेंगे तो ये 1/8 हो जाता है, इसको डबल करेंगे तो जस्ट 1/4 ही रहता है, तो ये ज़्यादा तेजी से घट रहा है। तो यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा? डोमिनेट करेगा ये पॉइंट चार्ज। और हमें ये जो बटरफ्लाई है डाइपोल है उसका कोई असर नज़र नहीं आएगा। तो ये था डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, तो देखिए हमारे पास डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर है इसका, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, और हमें जो है सो फील्ड निकालना है। तो हम अभी दो जगह पर फील्ड निकाल के दिखाते हैं। पहले तो यहाँ पर निकालते हैं पी पॉइंट में, पहला केस। दूसरा केस में यहाँ पर निकालेंगे, एक हुआ एक्सियल, ये पॉइंट हुआ एक्सियल पॉइंट पर, या इसका और भी नाम है इंड ऑन पोजिशन। एक्सियल पॉइंट कहिए या ब्रॉन्डन पॉइंट, इंड ऑन पोजिशन कहिए। ये जो है इसके एक्सिस जो है डाइपोल का जो एक्सिस है -q2 + q, उसी के उसी लाइन पर पड़ता है। तो यहाँ पर निकालिए।
तो इसको निकालने के लिए अभी जैसा कि हमने बताया कि यदि एक ग्रुप ऑफ चार्जेस हों, सिस्टम ऑफ चार्जेस हों, तो कोई भी चार्ज दूसरे को इंटरफियर नहीं करता। बोलता तुम्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है लगा लो, मैं भी लगाऊंगा, तुम इंटरफेयर मत करना। तो ये लोग एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करते, तो सिंपली सम कर देंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से है, वो दोनों की वजह से। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर हम उसको E1 कहेंगे। ये प्लस है तो राइट साइड में जाएगा, और ये माइनस है तो लेफ्ट साइड में आएगा E2। और जो सम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ये डायरेक्शन तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो माइनस देने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ प्लस देना होगा। तो E1 कितना है देखिए, E1 है 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस हम r लेते हैं सेंटर से, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा, a कम, r में से a कम हो गया। डायरेक्शन राइट साइड है ना, राइट साइड। E2 को देखते हैं, ये कांस्टेंट q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस r है, यहां से माइनस r प्लस ये किधर है, लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, डायरेक्शन राइट में। राइट को पहले लिखें तो डायरेक्शन राइट तरफ, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, हमने इसको माइनस करना है। Q पहला में 1/r माइनस ए स्क्वायर, दूसरा में 1/r प्लस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, Q/4πε0, ये कितना हो गया, r प्लस ए स्क्वायर माइनस r माइनस ए स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ नीचे हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टोटल का स्क्वायर। Q/4πε0 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं, एक बार ऐड किए तो 2r प्लस 2a, नहीं जस्ट 2r, और यदि माइनस करते हैं तो r चला गया 2a। तो ये कांस्टेंट Q को ले लिए 2a के साथ में, और उसका एक नाम है डायपोल मोमेंट, और बचा क्या 2r, और नीचे में भूल गए r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है r के जब बहुत क्लोज में, हमारा इंटरेस्ट हमेशा जो है सो r जब बहुत ज़्यादा होता है 2a से, उस केस से है। तो r यदि 2a से बहुत ज़्यादा है तो ये वाला जो क्वांटिटी देख रहे हैं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो सिंपली r स्क्वायर होगा, क्योंकि ये बहुत कम है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको भूल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4πε0, ये 2p/r। और डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इसका राइट में है, और p का डायरेक्शन किधर है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन माइनस Q2 प्लस Q, राइट में ही है। तो इसको हम राइट लिखेंगे तो कोई नहीं समझेगा ना, तो हम लिख देते हैं p के डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर जस्ट डायरेक्शन लिखेंगे। और यहाँ पर r⁴, इसको तो भूल गए, एक तो r यहाँ से कट गया, r³ आ गया, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एन एक्सियल पॉइंट 2p/r³, और डायरेक्शन है ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल पॉइंट या इंडोन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कैसे वेरी कर रहा है, ये जो है सो एक्सियल पॉइंट पर कैसे वेरी कर रहा है, 1/r³, एक्चुअली 2p/r³ है, 2p/r³ है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो वेरी तो जस्ट 1/r³ ही कर रहा है, वेरी लिखेंगे तो 1/r³। ठीक है, अब दूसरा पोजीशन हम देखते हैं कि दूसरा पोजीशन जो है सो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, मतलब एक लाइन जो है जहाँ से ये दोनों का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस लाइन पर क्या होता है,
उसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। दूसरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये हमारा लाइन। यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, ये इधर, ये इधर, ठीक है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है। ये क्यू है, तो ये किधर लगाएगा फोर्स, फील्ड इधर। ये माइनस है तो अपनी तरफ लगाएगा इधर। इसको E1 कहते हैं, इसको E2 कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा A है, तो ये भी A है। ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा R है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर ये स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है। तो ये दोनों का वैल्यू निकालते हैं और वेक्टर सम कर देंगे, हमें फील्ड पता चल जाएगा। वेक्टर सम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि एटलीस्ट 2 तरीके हैं। एक है ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है डिकम्पोज करते हैं एक्स वाई में और तब निकालते हैं। आपको जो पसंद हो उससे कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सो हम ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर रहे हैं। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ई। ये पैरेललोग्राम बना दिया और पैरेललोग्राम बनाकर हमने उसका रिजल्टेंट निकाल दिया। ठीक है, तो E1 कितना है, और पहले तो कांस्टेंट Q की वजह से हम देख रहे हैं फील्ड Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे, इतना हुआ। डायरेक्शन आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी डायरेक्शन है, Q2 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम, राइट, एग्जैक्टली सेम, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, ये दोनों तो सेम है। अब देखिए यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड सेम है। और ये दोनों एंगल थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये होगा 2 थीटा, राइट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, तो 2 थीटा हो गया। और उसके बाद में आप देख लीजिए ये दोनों का वैल्यू सेम है, ये और ये E1 और E2 का वैल्यू सेम है, तो उसका जो रिजल्टेंट है एक्जैक्टली बीच में आएगा। मतलब ये एंगल जो है थीटा हो गया, ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड इसका होगा, याद कीजिए जैसे 2 वेक्टर है, ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं तो ये जो रिजल्टेंट आता है ये P ये Q है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, हम उस फार्मूला को यूज कर रहे हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, दोनों P और Q के बीच का एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। 2 वेक्टर है E1 E2 दोनों सेम है, उसके बीच का एंगल 2 थीटा है। तो ये जो रिजल्टेंट आया वो हो गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन, एंगल दोनों के बीच में कॉस 2 थीटा है, ये वैल्यू। अब यहाँ पे E1 E2 का वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो E1 ही लिखते हैं, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर हो गया, ये भी 2E1 स्क्वायर हो गया कॉस 2 थीटा। 2E1 स्क्वायर को कॉमन कर लिए और क्या बच गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 2E1 स्क्वायर ये कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास कितना आया 2E1 कॉस थीटा। अब E1 और कॉस थीटा का वैल्यू एक बार रख दें, 2E1 Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 का वैल्यू रख दें Q टाइम्स 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इधर हम कॉस थीटा का वैल्यू रख रहे हैं। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से देख के देखिए, कॉस थीटा जो है a डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
तो ये आ गया 1/4πε0 Q टाइम्स 2a, ये सबको हम ऐड एक साथ ले लें, Q 2a, ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो P है हमारा, P मतलब कि चार्ज और उसके बीच का जो डिस्टेंस है जो कि यहाँ 2a है, तो हो गया P, और नीचे में क्या आ गया r² प्लस a² का पावर 3 हाफ। अब अगेन हम जो बात कर रहे हैं r जो हमेशा ज़्यादा होता है 2a से, तो ये इसको जगह पर हम जस्ट r² लिख सकते हैं, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4πε0 P बाय r टू द पावर 3। ये ब्रॉड पोजीशन है, इसको इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं, इसके दोनों के बीच जो है इक्वेटर पर। तो वहाँ पर कितना आया 1/4πε0 P बाय r क्यूब, ये भी प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब। इसके पहले वाला केस में क्या फर्क था, इसमें उसमें क्या फर्क है, यहाँ 2p है और यहाँ पर 1p, और कोई फर्क नहीं। तो ये जो है इसको हम ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं। तो एक बार फिर से लिख देते हैं, एक जो एक्सियल पॉइंट जो था वहां पर था एग्जैक्टली सब कुछ सेम, वहां था 2p बाय r क्यूब, और ये जो इक्वेटर या फिर ब्रॉड ऑन जो पोजीशन है यहाँ पर हम बात करें तो 1/4πε0 P बाय r क्यूब, बस इतना ही फर्क है, 2 का फर्क है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पर है, एक्सियल पॉइंट पर ज़्यादा है, फॉर द सेम डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पर ज़्यादा है। और यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं एक्चुअली वो डबल होता है, ज़्यादा ही नहीं, उसका डबल होता है सेम डिस्टेंस पर। ये जो इक्वेटर पर है या ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, जो भी कहें, और r इज इक्वल टू फिक्स्ड। और यहाँ पर जो भी हम कैलकुलेशन दिखा रहे हैं ये सारा, वहाँ पर ये एज्यूम कर लिए हैं कि r इज मच मच ग्रेटर देन 2a। वहीं पर तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें तो वहीं तो होता है, उसके क्लोज में तो इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं रहता। तो आपने देखा कि इस तरह से डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब, ये 1/r क्यूब जो है वेरी करता है, जबकि पॉइंट चार्ज के केस में ये 1/r² था, तो ये वेरी बहुत तेजी से करता है, डीके जो बहुत तेजी से करता है। डायरेक्शन इसका किधर था, डायरेक्शन इसमें देखना होगा ना, हाँ तो डायरेक्शन देखिए ए थीटा, तो ये पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल। इसका डायरेक्शन इधर है और पी का डायरेक्शन राइट साइड है और इसका एग्जैक्टली लेफ्ट साइड है, मतलब एंटी पैरेलल है। यहाँ पर इसका डायरेक्शन दिखाना होगा, हाँ डायरेक्शन इसका दिखाइए, इसका डायरेक्शन दिखाइए, इसका डायरेक्शन है पी के डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन है माइनस पी के डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। तो ये था आपका डाइपोल मोमेंट। यदि आपको किसी आर्बिट्री पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो चार्ज है तो माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पॉइंट पर मुझे बताना है फील्ड कितना है, तो कैसे निकालें। अभी तक हमने जो बताया दो सिचुएशन में बताया, एक्सियल पॉइंट पर बताया, इस एक्सिस में कहीं भी कोई भी पॉइंट हो वहाँ पर आप बता सकते हो डायरेक्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इक्वेटर पर हो तो भी बता सकते हो, लेकिन आर्बिट्री पॉइंट पर जो है वहाँ बताना है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए ये करते हैं कि हम पहले ये जो पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस r मान लेते हैं, ये a है, ये a है, P के साथ में P का जो डायरेक्शन है, इधर है P का डायरेक्शन, राइट, उसके साथ में वो एंगल जो बनाता है थीटा, इतना इन्फॉर्मेशन जो है P पर मुझे बताना है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग से, अब यहाँ पर जो है बना सकते हैं इसको कि यहाँ फील्ड का डायरेक्शन निकालें, यहाँ इसका डायरेक्शन निकालें इसके वजह से, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है यहाँ से, लेकिन हम जो टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं वो अलग है थोड़ा सा। वो क्या है कि पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे इस तरीके से, माइनस टी डेल वी बाई डेल एक्स, या फिर ये होता है ना ई एक्स ऐसे, ई वाई माइनस डेल पी बाई डेल वाई, ई जी माइनस डेल पी बाई डेल जी। ये आपने 11 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में। यदि भी हमें पहले पता करते हैं, अभी क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। भी क्या है, भी जो है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वो उसको हम उसका पोटेंशियल कहते हैं, भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार्ज हमारा क्यू है रखा हुआ, इस पॉइंट पर पी पर जो है हम फील्ड पता करना चाहते हैं,
इन्फिनिटी से एकदम इन्फिनिटी, जहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ वो फील नहीं करता उस इंटरेक्शन को, उसके अट्रैक्शन रिपल्जन को फील नहीं करता, वहाँ पर से हम इसको उठाकर लाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया है इस पर वो यहाँ पर स्टोर रहेगा उसमें एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो वही एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया इस पर यूनिट चार्ज को लाने में, उसको कहते हैं पोटेंशियल इस पॉइंट पर। ठीक है, और उसके लिए जो फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, यहाँ पर ये साइक्लिक हो गया फिर कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उसके बाद में जो है सो ये पोटेंशियल निकलता है। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट ये बता देते हैं कि इसका फॉर्मूला जो आता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जो हम लिख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए Q/r², राइट, r² से हटा के r कर देंगे, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जस्ट Q/r होता है, r² नहीं होता। तो हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पर, ये जो कंसेप्ट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोई आर्बिट्री पॉइंट पर। ऐसे करने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, और नहीं तो फिर कैलकुलेशन लंबा चौड़ा रहेगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली निकालें तो सबसे पहले हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इधर, और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इससे -q से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा a है, इसको थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा, ये हमारा a है, ये हमारा a है, तो a कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज a है तो जो एडजेसेंट टू थीटा है वो एक कॉस थीटा होता है, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम, ये हाइपोटेन्यूज है तो एडजेसेंट टू एंगल जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज टाइम कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। इसको मैच करें, और इसको मैच करते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ A, इसका B, ये O, ये M, ये M। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है PN और PB ऑलमोस्ट सेम है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पर भी वैसे ही MP का जो डिस्टेंस है वही AP का जो डिस्टेंस है, और ऐसा इसलिए कि हम R जो है सो हमारा ज़्यादा है बहुत A से, यदि बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा तो 2S लिखते हैं एक्चुअली, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये हम नहीं लगा सकते, एकदम नज़दीक में जाकर आप ऐसे ये एजम्पशन अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूर में है इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है AP और ये दोनों सेम है। अब आगे हम जो है पोटेंशियल निकालते हैं यहाँ पर, इसके वजह से और इसके वजह से, तो पोटेंशियल जो है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितना हुआ Q बाय ये जो डिस्टेंस है BP, और इसकी वजह से वही Q की जगह -Q लिखे हैं, और AP, और अभी जैसा कि बताए हम BP जो है ये BP वो जो है सो BN के बराबर है, PN के बराबर है, PN। अब तो माइनस इसको इधर कर लें, AP जो है सो PM के बराबर है। Q है बाहर कर लेते हैं, 1/PN, PN मतलब यहाँ से देखिए PN की तरह P से लेकर N तक, यहाँ तक P से लेकर O तक R है, तो P से N तक कितना होगा, R माइनस ये वाला डिस्टेंस PO माइनस ON, PO माइनस ON, और इधर हो गया PM जो है P से M तक PO प्लस ON, PO प्लस ON, सबके वैल्यू रखिए, ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1 बाय पी ओ, ये तो डिस्टेंस है, माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा में से आर चला गया तो 2 ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू और 2a मिलकर बन गया पी, पी कॉस थीटा, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है 2a से, तो हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को जस्ट हम आर लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। ए स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा और भी छोटा कर देगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा के नहीं, कॉस थीटा के वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसका वैल्यू ए स्क्वायर का जो भी वैल्यू आया उसको और भी कम कर दिया, और ये तो आर के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत कम है, तो इसलिए हम जिसको जस्ट आर स्क्वायर ही लिखेंगे। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, ये आया हमारा पोटेंशियल, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में थोड़ा चलते हैं और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इधर चलते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक हम चले P टू P1 और इधर चले P टू P2, ठीक है, ये कितना हो गया, ये जो चले थोड़ा सा चले O से P तक कितना R है, तो ये हो गया dr, और यहां से यहां तक हम जो थोड़ा सा चले P टू P2, वो कितना होगा, एंगल थोड़ा चेंज हो गया इसका, यहां पर यदि हम आए ये थीटा एंगल है तो ये हो गया d थीटा एंगल, ये यदि एंगल d थीटा है, ये r है, ये भी ऑलमोस्ट r है, तो ये कितना हो जाएगा, r d थीटा होगा। आप सर्किल में देखिए, ये r है, यहां पर गए, ये भी r है, ये एंगल थीटा है, तो ये r कितना होता है, L इक्वल टू r थीटा होता है, वही मैंने किया है, ये दोनों r है तो एक तरह से सर्किल हो गया, बहुत ज़्यादा होगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये बता, यदि ये थीटा बहुत छोटा है तो ये ऑलमोस्ट आर्क है, राइट, लेकिन थीटा यदि बहुत बड़ा है तो बात नहीं है, आर्क की नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो एनीवे यहाँ पर आर डी थीटा हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है -dV/dr, लेकिन यदि ये भी डिपेंड करे एक से ज़्यादा वेरिएबल पर तो हम उसको ऐसे निकालते हैं, Ex इक्वल टू -del_v/del_x, Ey -del_v/del_y, यहाँ पर भी जो है वो डिपेंड कर रहा है x y z पर, तो हमें अलग अलग ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हम अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं, ये कार्टेशियन सिस्टम में आता है, कार्टेशियन सिस्टम। अभी हम पोलर सिस्टम में चलेंगे। पोलर सिस्टम में दो वेरिएबल होते हैं, r और थीटा, तो हम जो निकालेंगे एक ER निकालेंगे और एक E थीटा निकालेंगे। ER निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग R, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हम वेरी कर रहे हैं, एक R वेरी कर रहे हैं और एक एंगल थीटा वेरी कर रहे हैं। तो ER जो डायरेक्शन है, R को यदि R से थोड़ा बढ़ा दें तो उस डायरेक्शन में जो ER का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -del_v/del_r, और E थीटा कितना आएगा, -del_v/del, ये थीटा बढ़ाने पे कितना बढ़ता है, एक्चुअली यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं ना, इसको लिखते हैं डेल, डेल क्यों लिखे, कितना बढ़ाए हैं इधर, P टू P1, P टू P1, और यहाँ पर कितना बढ़ाए हैं एंगल के समय, P टू P2, इधर P टू P1 बढ़ाए, इधर P टू P2 बढ़ाए, ठीक है। तो इधर जो है सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ER, और इधर जो है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है E थीटा, ये दोनों एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज वो दो अलग वेरिएबल नहीं हो सकते। जैसे एक्स वाई जी में x परपेंडिकुलर y परपेंडिकुलर g होता है, वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में जो है ये ER और E थीटा ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया, -del_v/P1 dr था,
डी आर लिखेंगे तो डेल्टा आर लिख रहे हैं, पार्शियली दिखा रहे हैं कि हम अदर यदि थीटा वहाँ पर है हम थीटा को भूल जाते हैं, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको ये जो सब पार्शियल डेरिवेटिव होता है और कुछ नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ये हो गया आर डी थीटा। तो ये दोनों को हम निकाल लें, भी पता है आर और थीटा का टर्म में देखिए, आर यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो ई आर और थीटा निकल जाएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो फिर हम उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ई आर निकालते हैं पहले, ई आर कितना हुआ माइनस डेल बी बाई डेल आर, राइट। तो डेल बी यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट है उसे बाहर करते हैं, पी बाय पी कॉस थीटा, ये सब का सब बाहर है, हम आर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो डेल बाय डेल आर, आर को केवल बचा कर रखेंगे इधर, ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू कितना आया, ये हो गया -2 बाय आर क्यूब, तो माइनस प्लस 2p cos थीटा बाय आर क्यूब। ये थीटा निकालते हैं, जो कांस्टेंट था उसको फिर बाहर करते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस इसके वजह से आ रहा है, यहाँ पर जो माइनस है आपकी p बाय आर क्यूब, ये कांस्टेंट हो गया, आपकी थीटा के रेस्पेक्ट में करना है इसको, और ये आर को नहीं लिखेंगे, आर की इधर कर लेते हैं बाहर 1/r, उसके बाद में डेल पी बाई डेल थीटा करते हैं। तो यहाँ बच गया कॉस थीटा केवल, राइट, देख लीजिए इधर है, ये केवल कॉस थीटा है, उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, बाकी सब तो कांस्टेंट है। कॉस का माइनस होता है, ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हो गया, पी कॉस का क्या हो गया साइन थीटा, और आर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, मैंने आर क्यूब क्यों लिखा, स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये मिलकर आर क्यूब हुआ, और कुछ बचा नहीं, सब हो गया। ये दोनों हमें मिल गया, तो हम ई निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल, ई स्क्वायर ई थीटा स्क्वायर से, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब, ये सारे कॉमन है, बाहर कर लिया, पी बाय आर क्यूब बाहर कर लिया। पहला में क्या बचा 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसमें क्या बचा साइन थीटा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट ये यहाँ पर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है, पी बाय आर क्यूब, ये 4 cos स्क्वायर थीटा हुआ, एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक तो cos स्क्वायर थीटा इसके साथ लेके क्या बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और 3 को cos स्क्वायर थीटा बचा है, तो ये आपका वैल्यू आ गया। डायरेक्शन पर देख लीजिए, तो इसका डायरेक्शन आप देखते हैं, डायरेक्शन विथ OP, वो जो R हमने लिया है यहाँ पे, किधर है फिगर, हाँ यहाँ पे, ये जो सेंटर से इस पॉइंट तक जाने का जो डायरेक्शन है, जो R वेक्टर है, उसके साथ कितना बड़ा एंगल बनाता है, ये दोनों का जो है रिजल्टेंट इधर हुआ, जो मुझे पता चल गया क्योंकि 90 डिग्री पे है, और इस R के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा कहें, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई थीटा, और ये है ई आर, ई थीटा बाई ई आर, tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर। अब ई थीटा ई आर दोनों यहीं पर है, देख सकते हैं किधर है, हाँ यहाँ पर है, ये दोनों को डिवाइड कीजिए, ई थीटा बाई ई आर, ये कांस्टेंट कट गया, इधर पी साइन थीटा बाई आर क्यू भी कट गया, पी साइन थीटा और 2p cos थीटा, तो पी साइन थीटा 2p cos थीटा, आया हाफ tan थीटा। तो अल्फा यहाँ से हमें पता चल गया
टेन अल्फा कितना, हाफ टेन थीटा, टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा, एंगल भी पता चल गया। ठीक है, अब जो है हम इसमें से स्पेशल केसेस ले लेते हैं। इसके पहले हमने जो निकाला था दो केसेस वो स्पेशल ही तो थे, एक था एक्सियल पॉइंट और एक था इक्वेटोरियल पॉइंट। तो स्पेशल केसेस में चलते हैं। पहला, थीटा जो है सो 0 डिग्री, जिसको हम इंडोन पोजीशन कहते हैं या एक्सियल पोजीशन कहते हैं, एक वो लेते हैं। थीटा इसका 0 है, देखिए कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ से, थीटा 0 तो ये 3 हो गया, 3 टाइम्स 1 4, तो ये 2 हो गया, 2p/r³। ई का वैल्यू हुआ 1/4πε0, तो कांस्टेंट हुआ 2p/r³। डायरेक्शन अल्फा कितना हुआ, tan इनवर्स थीटा कितना है 0 डिग्री, तो ये हो गया 0, मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री किसके साथ, r के साथ, और r कितना बड़ा एंगल बना रहा है, वो थीटा 0 बना रहा है। तो यहाँ पर वो कहने के मतलब है कि ये जो है सो इसके जो r के साथ में ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है, r भी इधर है और ये भी उधर ही है, तो ये p के डायरेक्शन में होगा, यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेकंड केस देखिए, थीटा यदि हम 90 डिग्री लेते हैं तो ये इक्वेटोरियल प्लेन जो है, इक्वेटोरियल लाइन, ये कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ से वैल्यू देखते हैं, ये 90 डिग्री तो ये 0 हो गया, ये खत्म, जस्ट p/r³, 1/4πε0 p/r³। डायरेक्शन देख लें, टेन अल्फा कितना, हाफ टेन थीटा, राइट, और टेन थीटा है 90 डिग्री, तो ये हो गया इंफिनिटी, तो अल्फा हो गया 90 डिग्री। अल्फा 90 डिग्री मतलब यदि हमारा -q और +q ऐसे हैं और ये हमारा r वेक्टर है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, इसके साथ में यहाँ से भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके साथ ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन विथ p जो है ये कितना बना रहा है, ये जो है पहले r जो है वो p के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री, और अल्फा जो है सो p के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल। p जिधर है उसको 180 डिग्री है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर डायरेक्शन लिखें किधर है, ये है एंटी पैरेलल -p हैट। तो ये दोनों ही केसेस हमने इसके पहले अलग अलग निकाल के दिखाया था, यहाँ पर जनरल मेथड से निकाल के दिखाया। आपको क्या है कि आपको याद रखना है ये, क्योंकि एक बार ये याद रखिए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी काम करते करते आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर कि एक देखिए, एक्सेल पॉइंट पर जो है सो डबल होता है किस पॉइंट से, इक्वेटोरियल पॉइंट से सेम डिस्टेंस के लिए, और दोनों ही केसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1/r³ के रूप में ये डीके करता है, कम होता है, ये जो है सो वेरी करता है 1/r³ के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डायपोल के लिए है कि जो हम डायरेक्शनल बोल रहे हैं उसका एक स्पेशल नाम है, डायपोल जो है सो एन आइसोट्रॉपिक होता है। एन आइसोट्रॉपिक मतलब कि डायरेक्शन उसका हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं रहता है। और वही बटरफ्लाई है, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, इधर से जा रहा है, ये हेड और ये टेल, और ये जो है सो इसका विंग्स हो गया। टेल और हेड के समय उतना ज़्यादा वैरी नहीं करता है, तो ये थोड़ा बोरिंग हो गया, लेकिन विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विंग चमकीला होता है, वो ज़्यादा चमकता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डायपोल का, हर जगह तो डायपोल ही डायपोल है, और इसलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आज हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, राइट। जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो जो पहला चीज नजर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नजर आता है, मीथेन नजर आता है।
कि ये सारे गैसेस जो हैं सो गर्मी बढ़ा रहे हैं, राइट। ये सारे में जो है सो डायपोल हैं, इंड्यूस्ड डायपोल है एक्चुअली। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एक कार्बन है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में। मीथेन कैसा होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसका सेंटर ऑफ मास जो चार्ज का है वो कहां पर है, जीरो। देखिए एकदम सिमेट्रिक है, एक कार्बन जितना डिस्टेंस पे ऑक्सीजन उतना डिस्टेंस पे ऑक्सीजन ये है। तो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास एक्जैक्टली जीरो पर है। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास जो है और चार्जेस सिमेट्री होने की वजह से वो जीरो पर है। जब ई जीरो है तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब। नो सनलाइट, सनलाइट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो नहीं है जब सनलाइट तो ठीक है, रात में अच्छा है, लेकिन दिन में जब सनलाइट आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और अब इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस जो है वो जीरो नहीं रहता है। इसमें भी और इसमें भी। एक तरफ थोड़ा सा प्लस हो गया और एक तरफ थोड़ा सा माइनस हो गया, और ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। तो इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड। इसने इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है यहां पर प्रोड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया दोनों। और ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या करता है अब ये जो है एक ऐसा मटेरियल है जो कि रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, लाइट के साथ। क्योंकि लाइट में जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं कि इंफ्रारेड भी होते हैं उसमें, और वही हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। तो वो जो इंफ्रारेड रेज है उसका फ्रीक्वेंसी और ये जो डाइपोल का वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाता है, जिससे ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। और उस एनर्जी को इसने ले लिया है तो उसने टेम्परेचर अपना बढ़ा लिया, उन्हें बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, टेम्परेचर बढ़ गया, और इस तरह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेवार है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इस तरह के और भी जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो सारे में ये डाइपोल्स की वजह से ही सारा काम होता है। एक दूसरा मॉलिक्यूल्स है जिसको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नाम ही है पोलर, पोल है ऑलरेडी। इसमें ये नॉन पोलर है, इसमें पोल नहीं है, नॉन पोलर है। इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्ज जीरो है, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें वाटर का, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसमें ये जो वाटर है इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं। ये थोड़ा सा प्लस हो गया, कौन प्लस होगा, इसको खींच लेगा तो ये थोड़ा सा प्लस होगा, ये थोड़ा सा माइनस होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा चार्ज इधर आया, ये थोड़ा सा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा खींच लिया तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव जैसा चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव जैसा चार्ज आ गया। तो यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो पानी को भी, ये भी डाइपोल है, पानी भी जो बढ़ाना चाहिए टेम्परेचर को, लेकिन पानी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसीज है, जितना एनर्जी लेके वाइब्रेट करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी को लेके वाइब्रेट करेगा, वो रेंज में आता है माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में आता नहीं है सूरज की रोशनी में। माइक्रोवेव कहाँ यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन में यूज कर लेते हैं, हम लोग अपने से यूज कर लेते हैं इस ओवन में। ये माइक्रोवेव में जो है सो फ्रीक्वेंसी हम लोग देते हैं, उसको लेकर ये जो है सो पूरा डांस करने लगता है, अपना पूरा वाइब्रेट करने लगता है, और उसके वजह से पूरा गर्म हो जाता है। और उस गर्मी का फायदा उठा के हम लोग खाना बनाते हैं माइक्रोवेव में। दूध गर्म करें या चाय बनाएं, जो भी खाना, भात बनाएं, दाल बनाएं, जो भी बनाना है, जितना भी पानी वाले चीज़ें हैं
उसको यदि हम माइक्रोवेव में डालेंगे तो काम करेगा। अब सूखा चना ले लेंगे और माइक्रोवेव में डाल देंगे तो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि माइक्रोवेव काम करता है पानी का जो है उससे पानी का जो ये वाइब्रेशन है उससे उस पर डिपेंड करता है। और हम माइक्रोवेव दे रहे हैं, यदि पानी है तो वो रोटेट करेगा और गर्म करेगा। और इसी में जो है नॉन पोलर में ही एक है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन है 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन जो है 21% है, दोनों मिलाकर 99% होगा। ये लोग जो है इसके पास अपना डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है नहीं, ये बिल्कुल पोलर है, नॉन पोलर है, और इसको इंड्यूस्ड भी नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको इंड्यूस करने का वजह था कि यहाँ कार्बन है ऑक्सीजन अलग अलग तरह के एटम्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग तरह के एटम हैं, यहाँ दोनों एक ही है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो भी कहें आप, एक्जैक्टली सेम है। तो लाइट भी आएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी देंगे तो भी इसमें इंड्यूस्ड नो नहीं हो पाएगा, नो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए दो चीजें होना चाहिए, राइट। पहला ये होना चाहिए कि उसको या तो अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो या फिर उसमें इंड्यूस्ड किया जा सके डाइपोल मोमेंट, 1। नंबर 2, अब उस जो गैस की हम बात कर रहे हैं उसका जो वाइब्रेशन का जो उसका वाइब्रेशन या रोटेशन जो भी हो, वाइब्रेशन रोटेशन उसका कोई एक या वाइब्रेशन या रोटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करना चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। तो सनलाइट में एक रेंज आता है, इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट तक रेंज आता है। इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, उससे ज़्यादा होता है विजिबल लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी, और उससे भी ज़्यादा होता है अल्ट्रावायलेट रेज। तो इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट रेज तक होते हैं फ्रीक्वेंसी, और यही से इंफ्रारेड को लेकर ये सारे जो है डांस करते हैं और गर्मी बढ़ाते हैं। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हर जगह है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। डाइपोल मोमेंट हर जगह है, ये तो मैंने सारे गैसेस में दिखाए हैं, मटेरियल्स में भी होते हैं डाइपोल मोमेंट। और ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन लाइट एंड मैटर, उसमें डाइपोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइट और मैटर में तो इंटरेक्शन जो वहाँ भी होता है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन वहाँ पर डाइपोल नहीं होता है, लेकिन डाइपोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये जो इंटरेक्शन है इसके बीच में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक डाइपोल मोमेंट को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे कि सनलाइट है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है सनलाइट में रखा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वगैरह, ये सारे इंड्यूस्ड हो गए, लेकिन हम एक ऐसा डाइपोल को जो ऑलरेडी डाइपोल है -q + q, ठीक है, इसको हम एक इधर है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह है, और ये जो है फिर से इसको बना देते हैं -q, ये एंगल बना रहा थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल रखा हुआ, क्या होगा देखिए, इस पर जो है फोर्स लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर फोर्स लगेगा QE, इस पर भी फोर्स लगेगा डायरेक्शन ऑपोजिट। ये है हमारा A, ये भी हमारा A, ये cos थीटा। अब देखिए इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क लग रहा है, ये इसको जिधर घुमाना चाह रहा है इस डाइपोल को, उधर ही इसको भी घुमाना चाह रहा है, ये भी दोनों इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। तो एक टॉर्क ये फील करेगा, वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा O, इसका नाम दे देते हैं AB, टॉर्क होगा OB
आर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो यहां पर हो गया ओ बी क्रॉस क्यू ई प्लस इधर ओ ए क्रॉस क्यू ई। यहाँ माइनस क्यू लिखना पड़ेगा ना, माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। क्यू ई कॉमन है, कॉमन कर लिया, ये हो गया ओ बी माइनस ओ ए। माइनस ओ ए को हम ए ओ लिख सकते हैं, प्लस ए ओ, वेक्टर है ना, ओ बी प्लस ए ओ। तो ए ओ प्लस ओ बी यहां से देख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी, ए बी हो गया। वही क्रॉस प्रोडक्ट को लिखना भूल गया, ये हो गया ए बी। और ए बी कितना है, ए बी है 2a, और पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे क्यू ई ए बी साइन थीटा, राइट, साइन थीटा। डायरेक्शन किधर से किधर, वो ई क्रॉस बी का दिखाएगा, वो यहाँ पर डायरेक्शन देख लीजिए, ई जिधर है और ए बी जिधर है। हमने गलती किया यहाँ पर, देखिए क्या गलती किया, ओ बी को पहले लिखना था और ई को बाहर निकालना था राइट साइड में, हम यहाँ लेफ्ट साइड में निकाल दिए। ये डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस बी जो है सो नहीं होता है माइनस एक, बी क्रॉस ए नहीं होता है ई। तो ए बी क्रॉस बी, अब डायरेक्शन यहां से पता चल जाएगा, लेकिन यहां पर हम लिख रहे हैं ए बी कितना है, 2a है साइन थीटा। क्यू और 2a मिलकर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, चार्ज और उसके बीच के जो डिस्टेंस है, ये साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम P क्रॉस E। डायरेक्शन देख लीजिए, P क्रॉस E है या नहीं, E बाद में था, अब भी बाद में है। Q और ए बी मिलकर जो है, ये जो सो दिखा रहा है, यहीं से डायरेक्ट हम देख सकते हैं, ये P है, Q ए बी का डायरेक्शन भी देखिए ए बी की तरफ है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू की तरफ है। तो क्यू ए बी जो है यही P है, यहाँ पर P जो है सो Q टाइम्स क्यू ए बी, यही P। तो हमें टॉर्क पता चल गया, इसका टॉर्क आया P क्रॉस E। तो यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक मोमेंट है, डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो होता है P क्रॉस E। उसका डाइलेक्ट्रिक मोमेंट ये हुआ और ये E है। तो कोई भी डायपोल यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक मोमेंट फोर्स में फील करेगा। अब थोड़ा सा एनर्जी देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि इस पर टॉर्क लग रहा है, किसी एक पोजीशन में रहेगा तो उसके पास एक एनर्जी होगा। सेम बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वो मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये है स्मॉल ए, ये ओरिजिन है। ये टॉर्क कितना वर्क डन कर रहा है, इस पर एक टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू टॉर्क। वो टॉर्क लगाया और टॉर्क ने कुछ काम किया, कितना होगा, ये होगा। वर्क डन कितना होता है फोर्स में, जब फोर्स लगता है तो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट कर देते हैं, यदि फोर्स हर जगह सेम है तो ठीक है बाहर कर लेंगे, और नहीं तो उसको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। यहाँ पर टॉर्क वही सिचुएशन है, टॉर्क हर जगह सेम है नहीं, टॉर्क तो डिपेंड करता है ना, टॉर्क डिपेंड करता है P साइन थीटा पर, एंगल पर डिपेंड करता है, तो हर जगह सेम नहीं है, हर जगह सेम नहीं है। तो इसको लिखते हैं, टॉर्क जो है सो P साइन थीटा है, PE साइन थीटा।
ये डी थीटा है। थीटा कहाँ से कहाँ तक ले जाएं, ये मेरी मर्जी। अब ये जो वर्क डन कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा काम करना पड़ेगा, वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। जितना इसने काम किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, उसका माइनस का काम करेगा वो, जस्ट डायरेक्शन उल्टा करेगा। इसको भी हम लिखेंगे, कितना लिखने वाले हैं, तो ये हो गया माइनस, यही इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी है डी यू, ये छोटा सा है पोटेंशियल एनर्जी, डी डब्ल्यू क्योंकि थोड़ा सा एंगल चेंज किया हुआ है डी थीटा से। ये कितना हो गया पी ई, सब कुछ सेम, केवल एक साइनस आया माइनस में। थीटा कहाँ से कहाँ तक ले जाए, ये बात है। इसको भी थीटा कहाँ से कहाँ तक ले जाए। फाइनल थीटा जो थीटा रखेंगे, शुरू में थीटा क्या रखें, 0 रखें, 90 रखें, क्या रखें, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम एनर्जी कब चाहते हैं कि 0 डिग्री हो, मैंने रेफरेंस एनर्जी कहाँ पर है, रेफरेंस जो है। सो हम कहते हैं कि जब थीटा जो है सो 90 डिग्री है, तब उसका एनर्जी जो है सो 0, ये हमने चूज किया। देखिए इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, जब ये इस पोजीशन में है माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पोजीशन में, ठीक है, तो इस पर जो है इसका पास जो एनर्जी है उसको कहते हैं, अब इस केस में एनर्जी जो है सो 0 है। ये मैंने चूज किया, हम चाहते तो कुछ और भी चूज कर सकते हैं, तो ट्रेडिशन है कि इसी को चूज करते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसको बताया गया है कि क्यों चूज करते हैं, उस पर बाद में आएंगे। तो यहाँ पर हम जो है सो इसको 90 से चूज करते हैं 0 पर, और 90 पर जो है सो इसको हम 0 मानेंगे, ये 92 यहाँ पर। तो ये कितना हो गया माइनस पी ई, साइन थीटा का क्या हो गया कॉस थीटा, साइन का माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस हो गया, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू इतना, और यहाँ पर आ गया यू, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये कितना आया पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि जब हम यहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं तो ये डी डब्ल्यू जो है सो माइनस होगा, माइनस क्यों, देखिए थीटा हम किधर से किधर ले जा रहे हैं, थीटा यहाँ पर कहाँ है एंगल, एंगल जो थीटा है वो ए है, राइट, और थीटा को हम थीटा से थोड़ा आगे बढ़ाए इधर डी थीटा। इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो क्या करना चाहता है, इसको इस पर पोजीशन में लाना चाहता है, और हम उसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं, तो टॉर्क इधर लग रहा है और हम ले उधर जा रहे हैं, इसलिए माइनस देना पड़ेगा, और ये माइनस तब हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा वापस, ये माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा, और इधर है यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री, ये यू 90 डिग्री है, इसी को हम 0 मानते हैं, ये रेफरेंस हमारा है, तो यू थीटा कितना आ गया माइनस पी कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं पी डॉट ई। तो इस तरह से टॉर्क जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर जो लगता है वो होता है पी क्रॉस ई, और यदि उसको वहीं पर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि वो रखा हुआ है कोई डायपोल, तो उसके पास एक एनर्जी है, और वो एनर्जी होता है माइनस पी, माइनस यहाँ पर आया पी डॉट ई। दोनों का डायमेंशन सेम है, देखिए पी यहाँ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट। टॉर्क का भी डायमेंशन किसका है, एनर्जी का है, और एनर्जी का तो डायमेंशन है ही एनर्जी का। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल मोमेंट होता है तो उसके पास कितना एनर्जी लगता है, उसके पास कितना टॉर्क लगता है। अब ये बहुत सारे सवाल आएंगे बनाने के लिए कि इस टॉर्क को हमें यूज करना पड़ेगा, वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन कर रहा है, तो उस एक छोटा एंगल के लिए, मान लो थीटा यदि बहुत छोटा है तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी बताएं। जैसे यहीं पर है टॉर्क कितना लग रहा था, टॉर्क लगता है पी क्रॉस ई, राइट, मतलब पी साइन थीटा, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एंगल है थीटा, थोड़ा सा थीटा छोटा है, थीटा यदि स्मॉल है तो ये साइन थीटा को हम लिख सकते हैं पी थीटा,
और यहाँ पर P जो है सो यहाँ माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये टॉर्क जो है उसको अपने पोजीशन में ले जाना चाहता है, इधर ले जाना चाहता है, और इस थीटा जो है हम उसको राइट साइड ले जाना चाहते हैं, इसलिए माइनस यहाँ लिखे, माइनस पी थीटा हो गया। तो टॉर्क को हम यदि पी थीटा हो गया, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। फोर्स से देखिए, फोर्स में क्या होता था, फोर्स यदि माइनस के एक्स है, एक्स के प्रोपोर्शनल है विथ माइनस साइन, माइनस मतलब से रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये एस एच एम कर रहा है। टॉर्क के साथ भी वही हाल है, माइनस कुछ यहाँ पर होगा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, कुछ कांस्टेंट थीटा, तो थीटा यहाँ पर है और माइनस है, इसका मतलब ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और इसको यदि हम कंपेयर कर लें इसी से, तो यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एफ को हम कहते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे यदि कंपेयर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये कितना हो गया पी ई बाय आई। ये पी जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इस तरह से आप इसको फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, ये काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम लेके आएंगे दूसरा कुछ, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक कंटिन्यूअस मीडिया। अभी तक जो कुछ मैंने बताया वो डिस्क्रीट चार्जेस थे, कंटिन्यूअस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको लेके आएंगे। थैंक यू।